नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, आज फिर हम चर्चा करेंगे विपक्षी एकता की। और वह इसलिए क्योंकि खबर छन छन कर यह आई है कि पटना की बैठक में अरविंद केजरीवाल की खूब धुनाई हुई है। और उस धुनाई की चर्चा हम डिटेल में करेंगे। उससे पहले बड़ा सवाल यह है कि इस बैठक से कुछ निकला क्या? इस बैठक से विपक्षी एकता की कोई संभावना बनी क्या? क्या कोई ऐसी संभावना बनी कि सारे देश में भारतीय जनता पार्टी के हर उम्मीदवार के सामने एक उम्मीदवार खड़ा किया जा सकता है? कोई कंक्रीट फार्मूला निकला क्या? मित्रों, मैंने 1987 से राजनीति का वह दौर देखा है जब वीपी सिंह ने कांग्रेस से बाहर निकलकर जन मोर्चा बनाया था और फिर विपक्षी नेताओं से उन्हें समर्थन मिलना शुरू हुआ था। तब विपक्षी दलों में जो जोश और उत्साह देखने को मिलता था, मुझे याद है जब जनवरी 1988 में पहले हफ्ते में वीपी सिंह अमेठी, सुल्तानपुर और जगदीशपुर के दौरे पर निकले थे तो सड़कों पर लोगों का हजूम उनका इंतजार कर रहा था। जब वे 5 घंटे शेड्यूल से 5 घंटे बाद अमेठी पहुंचे थे तो वहां 75,000 की भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। और मीडिया में उस समय जो हलचल होती थी वह बदलाव का संकेत देने लगती थी। फिर 1996 की विपक्षी एकता का वह दौर भी देखा जब पहले 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बन गई थी। वाजपेयी की उस 13 दिन की सरकार ने विपक्ष में एकता करवा दी थी। तब चंद्रबाबू नायडू की पहल पर एक मोर्चा बना जिसका नाम संयुक्त मोर्चा रखा गया और चंद्रबाबू नायडू उसके कन्वीनर बने। और इस मोर्चे को कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देकर के सरकार बनवाई थी। भले ही वह सरकार 19 महीने चली और उन 19 महीनों में भी 2 प्रधानमंत्री रहे, एचडी देवगौड़ा और फिर इंद्र कुमार गुजराल, लेकिन उस समय जो विपक्षी दलों में एकता हुई थी और उस समय जो विपक्षी दलों में उत्साह था वह अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पटना में न वैसा उत्साह विपक्ष के नेताओं में दिखाई दिया, न जनता में बदलाव की कोई आकांक्षा दिखाई दी। पटना को बदलाव की धरती माना जाता है। जनता में बदलाव की कोई आकांक्षा दिखाई देती तो विपक्ष की रैली भी पटना में शाम को होती जिसमें एकता का प्रदर्शन होता। बदलाव की आकांक्षा विपक्षी नेताओं में है लेकिन जनता में नहीं है। इसलिए विपक्षी नेताओं के जुटान में जनता का जुड़ाव दिखाई नहीं दे रहा। उस जुड़ाव को पैदा करने के लिए विपक्ष के सारे नेता देश भर में डर का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। और वह डर का वातावरण क्या पैदा करना चाहते हैं? यह कहकर के कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी जीत गए, वह फिर से अगर प्रधानमंत्री बन गए तो फिर कभी चुनाव नहीं होंगे। तो इसका मतलब साफ है कि जनता के पास जाने के लिए उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, स्टालिन इसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं। और पटना की बैठक के बाद भी सभी ने यही कहा। विपक्ष के 15 दलों के 50 नेताओं की मीटिंग एक दिवसीय पिकनिक बनकर रह गई जिसमें चाय पान हुआ, भोजन हुआ। और क्योंकि गर्मी ज्यादा थी तो यह तय हुआ कि अगली बैठक शिमला में होगी 12 जुलाई से। तो शिमला में क्यों? शिमला में इस समय, हिमाचल प्रदेश में इस समय कांग्रेस की सरकार है। और शिमला में इसलिए भी क्योंकि 2003 में जब सोनिया गांधी ने शिमला में कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी तो वहां मंथन में विपक्षी दलों के साथ मिलकर के गठबंधन करके चुनाव लड़ने का फैसला हुआ था। यह कांग्रेस की पुरानी नीति में बदलाव था क्योंकि उससे पहले मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में जो कांग्रेस का मंथन शिविर हुआ था, उस शिविर में फैसला कांग्रेस ने अकेले चलने का किया था। उस फैसले को सोनिया गांधी ने शिमला की बैठक में बदला और उसका नतीजा यह निकला कि 2004 में कांग्रेस को सत्ता वापस मिल गई। कांग्रेस सत्ता में आ गई और विपक्षी दलों के सहयोग से आई, अकेले नहीं आई, यूपीए बना करके आई। कांग्रेस इस बार भी शुरुआत शिमला से करना चाहती थी लेकिन ममता बनर्जी अड़ गई कि पहली बैठक गैर कांग्रेसी राज्य में होनी चाहिए। वह ऐसा संदेश नहीं देना चाहती थी कि उन्होंने या क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के सामने घुटने टेक दिए। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद
ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से एक मोर्चा बनाने की कोशिश की थी, उसमें उनको विफलता मिली। तो अब क्योंकि फिर से एक कोशिश हो रही है, तो वह यह नहीं कहना चाहती कि वह विफल हो गई थी, इसलिए अब कांग्रेस के नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है। हालांकि कांग्रेस ने पटना में ही कह दिया कि यह बैठक जो है विपक्षी एकता की, वह भी राहुल गांधी ने बुलाई है। नीतीश कुमार तो न्योता देने के लिए नहीं थे, यह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक में। नीतीश कुमार उम्मीद लगा करके यह बैठे थे कि विपक्षी मोर्चे की को कोई एक नाम, एक स्वरूप दे दिया जाएगा और उसका उन्हें कन्वीनर बना दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने बड़ी चालाकी से यह होने ही नहीं दिया। कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव नतीजों तक कोई फैसला होने भी नहीं देगी, कोई नया मोर्चा बनाने ही नहीं देगी, क्योंकि कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि वह 5 राज्यों में से कम 4 राज्यों में चुनाव जीतेगी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपनी सरकार को बचा लेगी और तेलंगाना और मध्य प्रदेश में वह जीत जाएगी और फिर अब उनकी सरकार बनेगी। तो वह ऐसा अनुमान लगा करके चलती है कि कांग्रेस का प्रभाव फिर इतना ज्यादा हो जाएगा कि इसके बाद मोदी विरोधी सभी राजनीतिक दल यूपीए में शामिल होने को बेताब हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी इस बैठक में जो दल 15 शामिल हुए, उसमें 6-7 बड़े दल जो हैं वे तो पहले से यूपीए का हिस्सा है। आरजेडी यूपीए का हिस्सा है, हेमंत सोरेन की पार्टी यूपीए का हिस्सा है, स्टालिन की पार्टी यूपीए का हिस्सा है, उद्धव ठाकरे भी मोटे तौर पर यूपीए का हिस्सा बन चुके हैं, शरद पवार पहले से यूपीए का हिस्सा है। तो कांग्रेस ऐसा मान के चल रही है कि यूपीए ही मजबूत हो जाएगा जब 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ जाएंगे। लेकिन इस बैठक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल का बैठक में जाना, क्योंकि दोनों ही दल भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के खिलाफ भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अखिलेश यादव तो बेगानों की तरह बैठे रहे, क्योंकि उनकी तस्वीर अभी दिमाग की साफ नहीं है कि वह कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। पिछली बार वह मायावती के साथ गए थे और उस गठबंधन का फायदा मायावती को हुआ। मायावती के 10 सांसद जीतकर चले गए, जबकि समाजवादी पार्टी के सिर्फ 4 जीते थे, उनमें भी अब सिर्फ 1-2 रह गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल अपना एजेंडा लेकर के गए थे। अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही अध्यादेश का मुद्दा उठाया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें डांटते हुए कहा कि कांग्रेस में बिना विचार विमर्श के कोई फैसला नहीं होता और यह विपक्षी एकता की बैठक है। जो मुद्दा आप उठा रहे हैं वह संसद की कार्रवाई का मुद्दा है, जब संसद का सत्र शुरू होगा तब इस मुद्दे पर बात कर लेंगे। ममता बनर्जी, शरद पवार और उमर अब्दुल्ला का भी कांग्रेस को समर्थन मिला, यह आश्चर्यजनक था। और उमर अब्दुल्ला ने तो 370 वाला मामला भी उठाया और केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया। केजरीवाल ने पहली बार किसी राजनीतिक मीटिंग का स्वाद चखा है। अब तक तो वह अपनी डफली ही बजा रहे थे और यह तब हुआ जब बैठक में ऐसे 7 नेता मौजूद थे जिनसे वह पहले से समर्थन मांग आए थे, स्पेशली उनके राज्यों में जाकर के स्पेशल विमान लेकर के भगवंत मान का विमान का इस्तेमाल किया गया, पंजाब सरकार के विमान का इस्तेमाल किया गया इन नेताओं से मिलने के लिए, और ऐसे 7 नेता वहां मौजूद थे। किसी ने भी बैठक में केजरीवाल की पैरवी नहीं की। तो इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है कि राजनीति में बदमजगी फैला रहे केजरीवाल के मुद्दे पर विपक्षी दलों का मोदी को पूरा समर्थन है। कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोल रही और कांग्रेस के पत्ते यही होंगे कि वह अध्यादेश के मुद्दे पर मोदी के साथ है, और तो बाकी सारे दल भी, इसका मतलब जो चुप करके वहां बैठे रहे या केजरीवाल का विरोध किया, वे भी मोदी के साथ हैं। केजरीवाल इस विपक्षी एकता में कहीं भी फिट नहीं बैठते, इसलिए बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से वह गायब हो गए, रफू चक्कर हो गए, खिसक गए वहां से। तो अब यह मान लीजिए कि शिमला की बैठक में शायद केजरीवाल तो नहीं होंगे, और कौन नहीं होगा यह 12 जुलाई को पता चलेगा। करते हैं तब का इंतजार। मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।